हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो के अंत में इन दोनों कोशिकाओं में बहुत ही सरल तरीके से अंतर स्पष्ट करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पादप कोशिका का एक चित्र बनाएंगे। देखिए, इस तरीके से बना सकते हैं आप इसको। आप कोशिका झिल्ली को पहले बनाइए। इस झिल्ली के बाहर सेलुलोज का बना हुआ कोशिका भित्ति पाया जाता है, जो कि पादप कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करेगा। जंतु कोशिका में ये बाहर वाला कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, इसलिए जंतु कोशिका का आकार अनिश्चित होता है। अब इस पादप कोशिका के बीच में एक बड़ा सा रिक्तिका पहले बनाइए। और रिक्तिका के कारण जो केंद्रक होता है वो बीच में ना होकर के एक साइड में खिसक जाता है, तो इसका हम लोग यहाँ पे केंद्रक बनाएंगे। केंद्रक का संरचना में बाहर एक केंद्रक झिल्ली होता है और बीच में इसका जो गुणसूत्र है, जो कि अभी क्रोमेटिड के रूप में होगा, ये क्रोमेटिन तंतु या धागे के रूप में पड़ा रहता है। और जब विभाजन की अवस्था आती है तो ये गुणसूत्र मोटा होकर के साफ साफ गुणसूत्र का रूप ले लेता है। इसी के बीच में एक केंद्रिका पाया जाता है। तो एक केंद्रक का संरचना है। इस केंद्रक के भीतर ये देखिए धागे जैसा बना दिया, ये होगा क्रोमेटिन तंतु और ये केंद्रिका पाया जाता है। और बाहर एक केंद्रक झिल्ली। बीच में जो द्रव होगा इसका द्रव कहलाएगा केंद्रक द्रव। ये इस बाहर के कोशिका द्रव्य से अलग होगा। अब इसमें इसकी दीवार से निकला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह का संरचना होगा। ये दो तरीके के होते हैं। देखिए, एक जिसके ऊपर छोटे छोटे दाने के समान, इसमें यदि ऐसे दानेदार राइबोसोम पाया जाएगा तब कहलाता है दानेदार, और जिसमें राइबोसोम नहीं पाया जाएगा वो कहलाएगा चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो दोनों प्रकार को बना देते हैं। एक साइड चिकना वाला को बना देंगे, इस तरीके से। इसके सतह पर छोटे छोटे राइबोसोम पाए जा रहे हैं, तो ये कहलाएगा खुरदरा अंतःप्रद्रव्य जालिका और ये कहलाता है चिकना अंतःप्रद्रव्य जालिका। पादप कोशिका में पाया जाता है हरित लवक, जिसके चलते ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे एक मैं हरित लवक का चित्र बना दूंगा। हरित लवक में ग्रेना और स्ट्रोमा पाए जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए कि उस सिक्का को एक के ऊपर एक रखिएगा, तो उसके समान इसमें संरचनाएं दिखाई देते हैं। तो आप इस तरह से उसको बना के छोड़ देंगे। दो चार बना दीजिए कहीं कहीं बीच में। ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, इसका भी एक दो संरचना बना दीजिए आप। ये जंतु कोशिका में बहुत संख्या में पाए जाएंगे और पादप कोशिका में इनकी संख्या बहुत कम होती है। इसी में कहीं कहीं पे आप गोल्गी उपकरण को भी बनाएंगे। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है या अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है, उससे अलग हुआ रहता है ये गाल्गी उपकरण कहलाएगा। और बाकी जगह आप इस तरीके से डाट डाट करके पूरे इसके कोशिका द्रव्य को शो कर दीजिए। इस चित्र का नामांकन हम बाद में करेंगे। आइए एक जंतु कोशिका का पहले चित्र बना लें। यह इस तरीके से बनेगा। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, तो बाहर सिर्फ कोशिका झिल्ली का आवरण होगा
और इसके बीच में केंद्रक बनाएंगे। इसमें रिक्तिका पाए जाते हैं या नहीं भी पाए जाते हैं तो बहुत छोटे आकार के होंगे। तो पहले हम केंद्रक को यहाँ पे बना देंगे। ये जो केंद्रक झिल्ली बनाते हैं इसके बीच में छोटा छोटा छिद्र रखते हैं, केंद्रक छिद्र। और इसके बीच में भी उसी तरीके से क्रोमेटिन तंतु पाए जाएंगे। ये गुणसूत्र होता है जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है, लेकिन अब ये धागे के रूप में दिखाई देगा। जब कोशिका विभाजन की अवस्था आती है तो ये मोटे होकर के गुणसूत्र के रूप में आ जाते हैं। अभी इनको क्रोमेटिन तंतु या क्रोमेटिन जाल बोलते हैं। इसके बीच में भी एक केंद्रिका पाया जाएगा उसी के तरह, और इसकी दीवार में भी अंतःप्रदव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। तो उसको आप इस तरह से बनाएंगे। इसमें ये बाहर जा कर के इस प्लाज्मा झिल्ली से बाहर खुलता है। ये भी दो तरह के होंगे, एक चिकना और एक होगा जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाएंगे, खुरदुरा। तो ये खुरदुरा है, इसकी सतह पर हम ऐसे राइबोसोम को दिखा दे रहे हैं। बहुत सारे राइबोसोम चिपके रहते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। एक और बनाएंगे इस पे, मान लीजिए यहाँ पे बना देते हैं। इस तरह से इसकी सतह पे हम किसी भी प्रकार का डाट डाट करके राइबोसोम को शो नहीं करेंगे, इसलिए चिकना कहलाएगा, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें भी बाहर बहुत संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं की तुलना में इसमें ज़्यादा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें आप इसकी संख्या को ज़्यादा दिखा दीजिए। इसमें भी गाल्गी उपकरण पाए जाते हैं। इस तरह का जो बनाया गया है ये संरचना भी इसमें होगा। और इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है जो कोशिका विभाजन के समय दो भाग में बंटकर इस गुणसूत्र को खींचने का कार्य करता है दोनों ध्रुवों की ओर। तो आप इसमें एक सेंट्रोसोम दिखा देंगे। इसमें जो रिक्तिकाएं होते हैं वो रिक्तिकाएं बहुत छोटे आकार में पाए जाते हैं। तो इसको आप ऐसे शो कर दीजिए, या फिर कुछ जंतु कोशिकाओं में नहीं भी पाए जाते। आप इसमें एक लाइसोसोम भी बनाएंगे। इस तरह का गोलाकार संरचना होता है जिसके भीतर कुछ पाचक द्रव भरा होता है। जब ये इसके भीतर कुछ अवांछनीय पदार्थ बनते हैं जो इस कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है, उसको ये पचाने का कार्य करता है। आगे इसके कार्य को और समझेंगे। अब उसके बाद आप इसको भी उसी की तरीके से इसके कोशिका द्रव्य को डाट डाट करके भर देंगे, और केंद्रक द्रव्य को भी इस तरह से आप डाट डाट करके भर देंगे इस पे। अब आगे इन दोनों कोशिकाओं का नामांकन करते हैं। आइए इनके कोशिकांगों को समझिए। इसमें सबसे बाहर एक भित्ति पाया जाता है सेलुलोज का बना हुआ, जो कहलाएगा कोशिका भित्ति। और यह भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। इसके भीतर कोशिका झिल्ली पाया जाता है जो कि जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा। इस झिल्ली का कार्य होता है कि ये अर्धपारगम्य होता है, और साथ ही साथ इसमें चयनात्मक अवशोषण की क्षमता भी पाई जाती है। चयनात्मक अवशोषण से आशय होता है कि ये कोशिका के भीतर चुन करके कुछ पदार्थों को जाने देता है। सभी के लिए पारगम्य नहीं होगा, इसलिए झिल्ली बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद देखिए ये जो दिख रहा है, दो तरह के हम इसमें बनाए हैं। इसमें भी दो तरीके के होंगे। ये कहलाता है अंतःप्रदव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरीके के होते हैं।
यहाँ पर भी दिख रहा है एक, इसको भी लिख देते हैं। अंतःप्रदव्य जालिका या ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम पाए जा रहे हैं, इसलिए कहलाता है खुरदरा। और जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे ये कहलाएगा चिकना। तो दोनों तरह के अंतःप्रदव्य जालिका दोनों कोशिकाओं में, जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो हम इसको इस तरह से नामांकन कर लेंगे। ये जो छोटे छोटे दानेदार दिखाई दे रहे हैं इनको हम राइबोसोम, जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, दोनों में पाए जाएंगे। उसके बाद आ जाइए बीच में, देखिए ये जो कोशिका का पूरा कंट्रोलर है, समझिए कि कोशिका के सभी कामों को इसी के निर्देश के आधार पर होता है, ये केंद्रक। इस केंद्रक में देखिएगा तो ये क्रोमेटिन तंतु या क्रोमेटिन जाल, जब कोशिका विभाजन की स्थिति आएगी तो ये क्रोमेटिन जाल संघनित होकर मोटे हो जाते हैं, जिसको गुणसूत्र कहते हैं। ये गोलाकार संरचना केंद्रिका, और इसके भीतर जो द्रव होगा केंद्रक के भीतर, ये कहलाता है केंद्रक द्रव। और बाहर का जो झिल्ली है ये कहलाएगा केंद्रक झिल्ली। तो उसको भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और एक केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर होते हैं, उनको भी लिख सकते हैं आप चाहे तो। ये दोनों में पाए जाएंगे। ये देखिए इसमें भी क्रोमेटिन जाल है, इसमें भी केंद्रिका है, इसके भीतर भी केंद्रक द्रव भरा होगा, और ये केंद्रक झिल्ली। ये चारों संरचनाएं और इस केंद्रक छिद्र को मिला करके ये कहलाता है केंद्रक। तो इसको मैं इधर अलग से लिख देता हूं, आप इन चारों को समझिए कि ये केंद्रक है। ये न्यूक्लियस या केंद्रक, इसके कार्य को बता चुका। यह इस कोशिका के सभी कोशिकांगों को नियंत्रित करता है। उसके बाद आगे देखिए, इसमें ये जो दिख रहा है ये कहलाता है गाल्गी काय या गाल्गी उपकरण। इसमें भी पाया जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और इसका कार्य होता है कि जब राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःप्रदव्य जालिका, ये दोनों जब प्रोटीन और अन्य पदार्थ का निर्माण करेंगे तो ये गाल्गी काय उसको पैकेजिंग का कार्य करता है, पैकिंग करता है, और जिसकी सहायता से वो कोशिका के अन्य अंगों तक आसानी से जा सके। अब उसके बाद अगला देखिए, इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये श्वसन से संबंधित होता है, अर्थात जब श्वसन की क्रिया होगी तो उस समय जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो इन्हीं में जमा रहता है, इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर या कोशिका का पावर हाउस कहेंगे। और उसके बाद इसमें एक ये संरचना दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सा जो संरचना है ये कहलाता है रिक्तिका। और इसमें ये छोटे छोटे पाए जा रहे हैं। देखिए इसमें कुछ विशेष प्रकार के द्रव संग्रहित किए जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ संरचनाएं ऐसे हैं जो दोनों कोशिकाओं में अलग अलग हैं। इसमें जैसे देखिए ये हरित लवक, पौधों में लवक दो तरह के होते हैं, एक होता है रंगहीन और एक होता है रंगीन। रंगहीन लवक जैसे कि आप मूली में देखे होंगे, आलू में, जहाँ पे ये रंगहीन लवक होते हैं, ये भोजन का स्टोर या संग्रहण करने का कार्य करते हैं। जबकि जो
पौधे में रंगीन लवक होते हैं वो विभिन्न भागों को अलग अलग, जैसे उसके पुष्प में ले लीजिए, तने में ले लीजिए, पत्ती में ले लीजिए, अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं, वो रंगीन होते हैं। रंगीन लवक में जो हरित लवक है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट है जो हरे रंग का पाया जाता है और ये पौधे में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। जंतुओं में हरित लवक का अभाव होता है। उसके बाद देखिए जंतुओं में कौन कौन से संरचनाएं जो पादप से अलग हैं। ये दिखाई दे रहा है सेंट्रोसोम, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय इनमें तरकु निकलता है जो जाकर के गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से जुड़ जाता है और क्रोमोसोम को दोनों ओर खींचने का कार्य करता है। और एक संरचना देखिए इस पे दिख रहा है, ये गोलाकार संरचना जिसके भीतर कुछ द्रव भरा है, इसको बोलते हैं लाइसोसोम। ये जंतु कोशिका का एक महत्वपूर्ण संरचना होता है। जब इसके भीतर कोई विनाशकारी पदार्थ या हानिकारक पदार्थ जब बनता है तो उस पदार्थ को ये लाइसोसोम अपघटित कर देते हैं, पचा देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस लाइसोसोम में जो द्रव भरा है वो किसी कारण से इसकी झिल्ली, बाह्य झिल्ली जब फट जाती है तो ये द्रव बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद जो अन्य कोशिकाएं हैं इसको पचा देता है, उनको ही अपघटित कर देता है, मार देता है। अर्थात एक कोशिका के भीतर पाया जाने वाला कोशिकांग पूरा कोशिका को ही नष्ट कर दिया, कोशिका का आत्महत्या हो गया। तो इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसके बाद इसमें एक छूट रहा है, ये दोनों में जो पाया जाने वाला जीव द्रव्य है, कोशिका द्रव्य जिसको बोलेंगे, ये दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य। अब देखिए इसके बाद हम दोनों में बहुत सरल तरीके से अंतर भी निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रिक्तिका। पादप कोशिका में बड़े साइज की रिक्तिकाएं पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में छोटे साइज की रिक्तिकाएं पाए जाते हैं, या फिर जंतु कोशिका में नहीं भी पाए जाते। दूसरा अंतर आ जाइए कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। तीसरा अंतर भी आप इसी के आधार पर दीजिए कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिकाओं का आकार निश्चित हो जाता है और जंतु कोशिकाओं का आकार अनिश्चित होता है। उसके बाद आ जाइए इस केंद्रक पे। इसमें देखिए पोजीशन देखिए केंद्रक का। इसमें बड़ा सा रिक्तिका होने के चलते जो केंद्रक होता है ये परिधि की ओर होता है, जबकि जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है ये केंद्र में स्थित होता है। और उसके बाद अंतर ले लीजिए यहाँ पे, ये देखिए हरित लवक। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है और जबकि जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक पाई जाती है। यहाँ पे आ जाइए सेंट्रोसोम। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। और एक संरचना है लाइसोसोम। जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है और पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। इसके अतिरिक्त भी चाहें तो आप और भी दे सकते हैं, जैसे जब इनमें कोशिका विभाजन होता है तो जंतु कोशिकाएं इस तरीके से खांच के द्वारा बढ़ते हैं। इनमें ऐसा खांच बनता है 1 से 2 कोशिका होते वक्त, ये बीच में इस तरह से खांच बन जाएगा। जबकि पादप कोशिका जो होते हैं ये जब विभाजित होते हैं तो इनमें बीच में पट का निर्माण होता है। इस तरीके से 1 से 2 बनना है तो बीच में पट बनेंगे, इसमें खांच का निर्माण नहीं होता। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जंतु और पादप कोशिका में। एक अंतर और दे सकते हैं, पादप कोशिकाएं होते हैं ये भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहण करते हैं, जबकि जंतु कोशिकाएं भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहण करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसके चित्रों को, इसके कोशिकांगों के नामों को और इसकी सहायता से बहुत सरल तरीके से आप इसके अंतर को समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।